जयपुर पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया के कैमरे की फ्लैशेस चमक रही थी तो हर कोई उस 24 साल की लड़की के चेहरे पर पछतावे की एक बूंद ढूंढ रही थी। रिपोर्टर चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहे थे कि क्यों किया अपनी ही माँ का कत्ल, क्या मिला तुम्हें। बेटा माँ तो बचपन से पालती पोसती, ऐसा क्यों किया? लेकिन उस लड़की के चेहरे पर ना ही कोई आंसू था, ना ही कोई खौफ और ना ही कोई अफसोस। वो बिना पल के झमकाए, बिना कोई इमोशन शो करे एक बात बोलती है कि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। एक 24 साल की आयुषी शर्मा थी जिसने कानून की पढ़ाई इसलिए नहीं की कि वो किसी को इंसाफ दिला सके, बल्कि इसलिए की ताकि वो एक ऐसा कत्ल प्लान कर सके जिसे कानून कभी पकड़ ही ना पाए। उसने अपने मामा और अपने कजिन भाई के साथ मिलकर अपनी ही सगी माँ का मर्डर प्लान किया। 7 लाख रुपए की सुपारी, एक हायर्ड हिटमैन और एक बनावटी रोड एक्सीडेंट। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, इसमें बहुत सारे एंगल इन्वॉल्व हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी, एक जॉब और फैमिली डिस्प्यूट्स। ये कहानी एक ऐसी बेटी की है जिसने पहले तो अपनी ही माँ का जीना हराम कर दिया, फिर उसने अपने घर पे जादू टोना करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और जब उससे भी बात नहीं बनी तो एक हिटमैन को हायर करके एक बनावटी रोड एक्सीडेंट करवाया, और ये सब सिर्फ अपनी ही सगी माँ को मारने के लिए। 4 जुलाई 2026 जयपुर के प्रताप नगर इलाके में दोपहर के 4:45 बज रहे थे। 55 साल की नीरज शर्मा अपने 16 साल के बेटे के साथ घर से बाहर निकलती हैं। उनका बेटा डिसेबल था और नीरज रोज की तरह उसको एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक लेके जा रहे हैं, और सड़क पर ज्यादा लोग और गाड़ियां नहीं। नीरज ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और जैसे ही रोड क्रॉस करने के लिए एक कदम बढ़ाया, तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो वहां आती है। गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि नीरज को संभलने का टाइम ही नहीं मिला। पीछे से आई हुई उस तेज रफ्तार एसयूवी ने नीरज को सीधे टक्कर मारी, और इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि नीरज हवा में उछलकर लगभग 100 फीट दूर जाकर गिरती है। सड़क पर खून ही खून था और स्कॉर्पियो बिना ब्रेक मारे वहां से फरार हो जाती है, और नीरज की मौके पर ही मौत हो जाती है। आसपास के लोग भागकर वहां पर आते हैं, लोग पुलिस को फोन करते हैं, और पहली नजर में तो लोगों को लगता है कि ये एक नॉर्मल हिट एंड रन का केस है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। असली सवाल अभी बाकी था। एक 55 साल की महिला जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, जो कोर्ट में एक छोटे से क्लर्क की नौकरी करती थी, उसे कोई इतनी बेरहमी से क्यों मारना चाहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एक महज कोइंसिडेंस था कि जिस वक्त नीरज घर से निकली ठीक उसी वक्त वो स्कॉर्पियो वहां पर मौजूद थी? और जब इन्वेस्टिगेटर्स ने प्रताप नगर के सारे सीसीटीवी कैमरेस की फुटेज निकालना शुरू की तो उन्हें एक बहुत सस्पिशियस पैटर्न वहां पर नजर आया कि वो हरियाणा नंबर की स्कॉर्पियो एसयूवी महज एक्सीडेंट के वक्त वहां से गुजर नहीं रही थी, बल्कि वो पिछले 2 घंटे से उस एरिया के 3-4 चक्कर काट चुका, और ऐसा लग रहा था कि वो गाड़ी वहां पर किसी का इंतजार कर रही थी। और आप समझते हैं इस परिवार के बैकग्राउंड को। नीरज शर्मा के पति विजय कुमार शर्मा जयपुर के कोर्ट में एक सरकारी नौकरी पर थे। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ही साल पहले विजय की सडन और मिस्टीरियस हालत में डेथ हो जाती, और पति के मौत के बाद सरकारी नियमों के तहत, जिसे हम कंपैशनेट अपॉइंटमेंट भी कहते हैं, जब भी कोई सरकारी नौकर अपने जॉब के दौरान एक्सपायर हो जाता है, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट उसको ये अलाउ करता है कि वो अपनी जॉब अपने ही किसी फैमिली मेंबर को ट्रांसफ़र कर सके। और इसी के तहत नीरज को जयपुर के लोअर डिवीजन कोर्ट में एक नौकरी मिल गई। घर में 2 बच्चे थे, 24 साल की बेटी आयुषी शर्मा जो कानून की पढ़ाई कर रही थी, एक 16 साल का बेटा जो मेंटली चैलेंज था। अब विजय शर्मा की मौत के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी नीरज शर्मा के ऊपर आ जाती है। अब वो सुबह अपनी जॉब पर जाती, शाम को वापस आती और अपने 16 साल के बेटे को हर रोज़ फिजियोथेरेपी करवाने के लिए भी लेके जाती थी। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में घर की बेटी आयुषी शर्मा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आयुषी शर्मा का नज़रिया अपनी माँ को लेकर कुछ और ही था। उसके दिमाग में एक ऐसी जलन और एक ऐसी साजिश पनप रही थी जिसका किसी को भी कोई अंदाज़ा नहीं था। और साइकोलॉजिकल एंगल से देखा जाए, आयुषी के दिमाग के अंदर 2 बातों को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रहा था। एक तो परिवार की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, करीबन 18 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, और दूसरी माँ की वो सरकारी जॉब। और आयुषी को ऐसा भी लगता था कि उसकी माँ उसके डिसेबल बेटे को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, और उसको लगता था कि उसकी माँ सारी प्रॉपर्टी और फाइनेंस पर अकेला राज कर रही है। और आयुषी के दिमाग में एक कोल्ड कैलकुलेशन चल रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि आगे जाकर ये प्रॉपर्टी और ये जॉब भी उसके 16 साल के भाई को मिल जाएगी, और उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और उसके कैलकुलेशन के हिसाब से अगर उसकी माँ रास्ते से हट जाए तो गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से वो सरकारी नौकरी सीधा आयुषी को मिल जाएगी।
और पति के मौत के बाद मिलने वाली पेंशन, क्लेम फंड्स, घर की करोड़ों की प्रॉपर्टी भी आयुषी की हो जाएगी। आयुषी एक लॉ की स्टूडेंट थी, लेकिन कानून को समझने के बजाय वो ये कैलकुलेट कर रही थी कि बिना पकड़े जाए वो कैसे जॉब और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर सकती है। अब यही रीज़न की वजह से घर में झगड़े बढ़ते जा रहे थे और इसीलिए आयुषी ने डिसाइड किया कि वो अब अपने खुद के घर में नहीं रहेगी। वो अपना घर छोड़ के अपने मामा के घर में जाकर शिफ्ट हो गई, जहाँ पर वो ज़्यादातर समय अपने कजिन भाई के साथ बिताया करती थी। अब क्योंकि नीरज शर्मा का रिश्ता अपने घर वालों से इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो वहाँ पर एक टॉक्सिक चेन सी बन गई थी। और अब ऐसा कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा डेडली हो गया था आयुषी के सराउंडिंग में कि वो लोग दिन भर बैठ के अपनी माँ की बुराई करते थे और धीरे धीरे कर कर आयुषी अपनी ही माँ की दुश्मन बनती जा रही थी। और अब चचेरे भाई बलराम और बाकी रिलेटिव्स के साथ मिलकर आयुषी ने अपनी माँ को रास्ते से हटाने की प्लानिंग शुरू कर दी। लेकिन नीरज शर्मा को मारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि नीरज शर्मा ज़्यादातर अपने घर पर रहती थी या फिर सिर्फ कोर्ट जाती थी। उसे डायरेक्ट अटैक करना रिस्की था। तभी आयुषी और उसके साथ के लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जो कि किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं था। घर के अंदर और घर के दरवाजे पर जलते हुए कपड़े फेंकने लगे। घर के दरवाजे के बाहर सिंदूर, नारियल और काले जादू का सामान फेंकने लगे। मकसद सिर्फ इतना था कि नीरज शर्मा इतना डर जाए कि वो खौफ के मारे पैनिक करे, ताकि वो अपने घर के बाहर निकले या ऐसी कोई गलती करे जिससे उन्हें रास्ते में ही टारगेट किया जाए। अब नीरज शर्मा यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, इसलिए नीरज शर्मा ने अपने बेटे की सुरक्षा के लिए घर में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करवा लिया और नीरज ने पूरे घर की बाउंड्री वॉल को ऊंचे लोहे की जाली से पैक करवा दिए। अब उनका घर एक फोर्ट बन चुका था। जब ब्लैक मैजिक और साइकोलॉजिकल टेरर की ये साजिश फेल होती नजर आई, तब आयुषी का सब्र खत्म हो चुका था और अब गेम को डायरेक्ट और वॉयलेंट बनाना था। अब आयुषी ने अपने चचेरे भाई बलराम के जरिए हिटमैन कांटेक्ट किए। 7 लाख में नीरज शर्मा की हत्या का सौदा पक्का हुआ। अरविंद शर्मा, आकाश शर्मा, मोहित शर्मा, रोहत यादव और हेमंत शर्मा, ये वो लोग थे जिन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए हायर किया गया था। जब पुलिस ने आयुषी शर्मा को इंट्रोगेशन में लिया तो उसकी हर चाल ढेर हो गई। आयुषी को लगा था कि कानून की पढ़ाई और एक्सीडेंट का रूप उसकी ढाल बनेगा, लेकिन फोरेंसिक एविडेंस और कॉल फोन्स ने उसकी पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। अब साइकोलॉजिकल देखा जाए तो ये एक मर्डर नहीं था, ये एक ऐसी बेटी की कहानी थी जिसकी इंसानियत लालच और जलन के आगे पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। और जिस माँ ने पति की मौत के बाद पूरे परिवार को संभाला, दिन रात कोर्ट में मेहनत की और अपने डिसेबल बेटे की देखभाल की, उसी माँ को उसकी सगी बेटी ने 4 लाख के टुकड़ों पर बिकवा दिया। एक ऐसी बेटी वो जो पुलिस स्टेशन में बिना कोई पछतावे के खड़ी थी। आपको डर नहीं लगा कि पकड़ा जाऊंगा? आयुषी, आपसे बात कर रहा हूं मैं।